So, hello guys. This is our first video upon log subject of the intermediate level of ICAI, that is CA students के लिए. So आज का चैप्टर है सबसे इजी चैप्टर और सबसे शॉर्टेस्ट चैप्टर, which is chapter number 6, registration of charge. So guys, सबसे पहले registration of charge में दो वर्ड है, ऑफ को तो हटा ही देते हैं. रजिस्ट्रेशन एंड चार्ज. तो सबसे मेन अभी क्या है हमारे लिए? चार्ज. रजिस्ट्रेशन तो आपको पता ही होगा. व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज एन इंटरेस्ट और लियन created on property or asset of a company which acts as a security. राइट? ये तो डेफिनेशन है. इसका मतलब क्या होता है? चार्ज एक इंटरेस्ट या लियन है. लियन तो आप लोग फाउंडेशन में ही पढ़ा होगा. लियन का मतलब एक तरीके से होता है कि यस वी पॉसेस दैट, और हम रिटेन कर रहे हैं उसको. और इंटरेस्ट का मतलब वो नहीं कि वो बैंक इंटरेस्ट नहीं. इट इज़ इंटरेस्ट कि आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ में. चार्ज एक तरीके का इंटरेस्ट होता है या फिर एक लियन होता है दूसरे आदमी के लिए. किसके ऊपर? कोई भी एसेट के ऊपर. कोई भी एसेट, लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी का प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, समथिंग लाइक दैट. लेकिन किसकी तरह काम करता है? वो एक सिक्योरिटी की तरह काम करता है. राइट? अभी तो मैंने आपको एक वो जो इंग्लिश था उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझा दिया. मीनिंग क्या है? क्या होता है कि कोई भी कंपनी को अगर पैसा लाना होता है, बोरो करना होता है, तो उनको अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो कोलैटरल्स देना होता है. राइट? तो कंपनीज क्या करती हैं कि अपने जो भी होल्डिंग्स हैं, एसेट्स हैं, उसको वो गिरवी दे देती है दूसरे बैंक्स को, और बैंक उनको पैसे दे देती है. तो गिरवी देने का मतलब ये थोड़ी कि प्लांट एंड मशीनरी को वो लोग दे देंगे. नहीं, वो देंगे प्लांट एंड मशीनरी दे देंगे तो काम कैसे चलेगा? तो प्लांट एंड मशीनरी उन्हीं के पास होती है, लेकिन उस मशीनरी के ऊपर हम एक चार्ज क्रिएट करते हैं कि ये जो है ये एक तरीके का इंटरेस्ट है. किसका? बैंक का इंटरेस्ट है इस अति के ऊपर, इस एसेट के ऊपर. बैंक का इंटरेस्ट है ये प्लांट एंड मशीनरी मेरा है. और लेकिन ये इंटरेस्ट क्यों क्रिएट किया गया है? क्योंकि एक तरीके से सिक्योरिटी है. सिक्योरिटी किस चीज़ का? कि भाई हम बैंक ने लोन दिया था और कंपनी को वापस लौटाना है, और अगर कंपनी वापस नहीं लौटाएगी तो क्या करेगी? बैंक उसको बेच देगी और पैसा रियलाइज कर लेगी. तो ये जो चार्ज क्रिएट किया वो किसकी तरह एक्ट करता है? एज अ सिक्योरिटी. किसके लिए? बैंक के लिए, या फिर जो भी कंपनी या जो भी चीज जो उसको बोरो कर रही है, मतलब जो पेमेंट उनको दे रही है एज अ लोन, तो उनके लिए चार्ज एक तरीके से सिक्योरिटी काम करता है. तो चार्ज का डेफिनेशन क्या है? कि चार्ज इज एन इंटरेस्ट और लियन ओवर अ कंपनीज एसेट विच एक्ट्स एज सिक्योरिटी और मॉर्गेज. ये तो एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो आपके बुक में दी हुई है. मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया उसका मतलब क्या है. राइट? अब दूसरा वर्ड है कि रजिस्ट्रेशन. तो वो हम लोग आगे देखेंगे. चार्ज हमने समझ लिया. एंड द नेक्स्ट वन इज कि चार्ज कितने तरीके की होती है? चार्ज दो तरीके के होते हैं. कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज फिक्स चार्ज एंड द सेकेंड वन इज फ्लोटिंग चार्ज. क्या होता है भाई ये फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग? देयर इज अ डिफरेंस. फिक्स चार्ज वो चार्ज होता है कोई जो कोई फिक्स्ड एसेट के ऊपर क्रिएट किया गया है. फिक्स्ड एसेट जैसे कि बिल्डिंग्स के ऊपर क्रिएट किया गया है चार्ज, कि बिल्डिंग को ही हमने एज अ सिक्योरिटी बोला कि हाँ इसके ऊपर चार्ज क्रिएटेड है तो आप इसको एक सिक्योरिटी मान सकते हैं. या फिर प्लांट एंड मशीनरी, या फिर कोई ज़मीन हो गया, या फिर कोई समथिंग लाइक दैट जो एक परमानेंट नेचर का, जो फिक्स नेचर का है, उसको कहते हैं फिक्स चार्ज. लेकिन दूसरा क्या है? फ्लोटिंग चार्ज. फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है? वो उस एसेट पे होता है जो फ्लक्चुएटिंग नेचर का है. फ्लक्चुएटिंग नेचर का मतलब क्या? एग्जांपल हो सकता है कि वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? रॉ मटेरियल्स. जैसे कि हमारे पास हमारा बिजनेस है कपड़ा का. राइट? हम लोग रिटेल मार्केट में हैं. तो हमारा जो रॉ मटेरियल होगा क्या होगा? वो नॉर्मल पूरा क्लोथ होगा जिसको हमने ना काटा है ना कुछ डिजाइनिंग किया है. तो हमारे पास वो रॉ मटेरियल है. तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए हमारे पास पैसे आते हैं, हम उसको रॉ मटेरियल खरीद लेंगे. लेकिन उसके ऊपर भी आप उसको भी एक तरीके से एक सिक्योरिटी की तरह हेल्प कर सकते हैं. तो आपने तो बोला था कि भाई सिक्योरिटी जब चाहे बेच दीजिएगा और बैंक वापस पैसा ले जाएगा. तो वर्किंग कैपिटल को ही बेच दीजिएगा तो बिजनेस चलेगा कैसे? तो इसीलिए इसको कहते हैं फ्लोटिंग चार्ज. वो उसके ऊपर चार्ज क्रिएट करने का मतलब ये नहीं कि वो फिक्स्ड का है कि हाँ कि जो लॉट नंबर 1000 से 2000 के बीच में जो रॉ मटेरियल आई थी सिर्फ उसके ऊपर चार्ज. गलत. उतना अमाउंट का, जैसे कि 10 लाख का जो रॉ मटेरियल होगा वो आपका सिक्योरिटी की तरह मान लिया जाएगा. आप उसको हर वक्त प्रोड्यूस करते रहो, चेंज करो, रॉ मटेरियल से फिनिश टू गुड में चेंज होता जाएगा. ये नहीं कि फिक्स्ड अमाउंट की हाँ ये वाला जो स्टॉक आया था ना वो सिक्योरिटी नहीं. उतना अमाउंट का सिक्योरिटी मान लिया जाता है, उसको कहते हैं फ्लोटिंग चार्ज.
फिक्स्ड एसेट में फिक्स्ड चार्ज क्या था, फिक्स्ड एसेट पे था कि हाँ यही बिल्डिंग नंबर XYZ। लेकिन रॉ मटेरियल में जो होगा फ्लक्चुएटिंग नेचर वाला जो है उसमें फ्लक्चुएटिंग चार्ज जाएगा। उसमें ये नहीं होगा कि रॉ मटेरियल नंबर XYZ ही चार्ज क्रिएटेड है, नहीं, उट अमाउंट का होगा। सो ये डिफरेंस हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि भाई फिक्स्ड एसेट को तो जब हम लोग को बेचना होगा तब हम लोग उसको रियलाइज कर देंगे जब पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं जो कंपनी चार्ज क्रिएट की थी। सेकंड क्या है कि फ्लोट क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन वी क्रिस्टलाइज फ्लोटिंग चार्ज। क्रिस्टलाइज का मतलब क्या होता है, क्रिस्टलाइज का मतलब क्या होता है कि जो भी हमने फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया था रॉ मटेरियल्स के ऊपर, अब वो फ्लोटिंग ना रह के अब उसको फिक्स कर दिया जाएगा। मतलब ये नहीं कि इतना 10 लाख का अमाउंट का कोई भी रॉ मटेरियल को आप सिक्योरिटी दे सकते, गलत। अब क्या होगा, जब क्रिस्टलाइज किया जाएगा तो जो भी रॉ मटेरियल है ना उसको फिक्स कर दिया जाएगा। ये नहीं था कि लॉट नंबर XYZ, पहले था कि हमको लॉट नंबर से मतलब नहीं, मुझे अमाउंट से मतलब। अब क्या होगा, अब उन्हें लॉट नंबर से मतलब होगा, क्योंकि कब क्रिस्टलाइज किया जाएगा, जब बैंक को लगता है कि पैसा नहीं दे पाएगा इसलिए हमें खरीदना पड़ेगा, मतलब उसको बेचना पड़ेगा तो पैसा आएगा हमारे पास, राइट। तो वो जो अमाउंट का जो स्टॉक होगा, लॉट नंबर XYZ का अमाउंट 10 लाख का ही बचा हुआ है स्टॉक भाई इस कंपनी के पास, ये कंपनी बंद होने वाला है तो हमें पैसा निकालना है, तो वो स्टॉक तो फिनिश गुड में कन्वर्ट होगा नहीं, इसलिए उसको फिक्स कर दिया जाता है कि इतना जो अमाउंट का स्टॉक है ये फिक्स नेचर का हो गया, अब इससे हम लोग अमाउंट निकाल देंगे, रियलाइज कर लेंगे, राइट। तब जाके इसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज, राइट। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब आपने समझ लिया। अब सिचुएशंस, इसका ऊपर भी लाइक 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द सिचुएशंस और द सर्कमस्टेंसेस इन विच क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज इज डन। 4 मेजर पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन कि जो टर्म्स एंड कंडीशन थे, जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे हमने लोन लिया था, हमने बोला था कि हमारे पास हर वक्त 10 लाख रुपए का सामान होगा रॉ मटेरियल में, और मतलब 10 लाख का हमने खरीद के रखा हुआ है और 10 लाख हर 1 महीने पे हम लोग लेके आते हैं, तो हर वक्त श्योर रहता है कि हमारे पास एनी टाइम 10 लाख का तो रॉ मटेरियल रहेगा ही रहेगा। तभी आप हमको लोन दिए थे, लेकिन कंपनी क्या की कि 10 लाख की जगह 5 ही लाख का रखी हुई है और ज्यादा फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर दी और उन्होंने खरीदा ही नहीं, तो ये तो टर्म्स एंड कंडीशन के विरुद्ध चला गया, इट कॉन्ट्रावीन द टर्म्स एंड कंडीशन। देयरफॉर जो बैंक है वो क्या करते हैं कि नहीं, आई डोंट माइंड, आपने क्या किया कि आपने TNC को कॉन्ट्रावीन किया है, सो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अमाउंट का हम लोग उसको बंद कर रहे हैं, सो अमाउंट अब हम रियलाइज करेंगे, इसलिए जो फ्लोटिंग चार्जेस को क्रिस्टलाइज कर दिया जाएगा। सेकंड सिचुएशन, कंपनी सीजेज इट्स बिजनेस, और कंपनी सीजेज इट्स या फिर कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, मतलब कि कंपनी अपना बिजनेस ही बंद कर रही है। जैसे कि कोई भी टाटा कंपनी है, और टाटा है, टाटा का काफ़ी कंपनीज है, राइट, तो उनका बिजनेसेस हैं, लाइक कोई रिटेल में है, कोई वॉचेस में है, कोई शेयर मार्केट में है, काफ़ी कुछ में है, कोई चश्मा में है, सब टाटा ही का ब्रांड का है। तो टाटा कोई कंपनी अपनी जो ब्रांड है, जो उनकी सब्सिडरी, उनको अगर वो बंद कर रही है और उस सब्सिडरी ने अगर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पे लोन लिया हुआ था, फ्लोटिंग चार्ज लिया होगा, तो उस टाइम भी हमको बंद करना पड़ेगा, ये सीज क्रिस्टलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो बिजनेस तो चलेगी नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा, होल्डिंग थोड़े आपको पैसा ला के देगा, इस सिचुएशन में तो ला के नहीं देगा, इसीलिए उस टाइम क्रिस्टलाइज कर दिया जाता है। या फिर कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, पूरा टाटा ही कंपनी, जो टाटा मोटर्स है समथिंग लाइक दैट, जो होल्डिंग कंपनी है टाटा की, टाटा सन्स, वही बंद हो रही है, तो भी क्रिस्टलाइज करना पड़ेगा। द फोर्थ सिचुएशन जो डिफिकल्ट, थोड़ा सा दिमाग खराब करने लायक हो जाता है, जबकि क्रेडिटर वो बोलता है कि सुन भाई, आई विल नॉट गिव यू मनी, रिटर्न बैक माई मनी, अदरवाइज आपके जो रॉ मटेरियल है मैं उसको फ्लोटिंग से फिक्स कर दूंगा एंड आई रियलाइज दैट मनी। वो क्रेडिटर्स के ऊपर होता है, लेकिन उसमें कुछ लीगल एस्पेक्ट्स हैं, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे, इट इज नॉट फॉर द इंटरमीडिएट लेवल। द थर्ड वन, व्हाट इज रजिस्ट्रेशन। हमने पहले अभी बोला था कि रजिस्ट्रेशन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है कि भाई चार्ज क्रिएट कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, कंफ्यूजन होता है कि चार्ज क्रिएट कर दी तब रजिस्टर क्यों कर रहे हो। चार्ज हमने बनाया कि हाँ ये जो सामान है, ये जो एसेट है उसके ऊपर चार्ज है, ये एसेट अंडर चार्ज है, क्योंकि इसको जब चाहे बैंक, जब चाहे मतलब अगर कुछ कंडीशंस हुए, वो 4 कंडीशन, तो बैंक ले जाएगी खरीद के, मतलब बेच के पैसा ले जाएगी। तो ये तो बात कंपनी को पता है और बैंक को पता है। अगर हमारे बीच में कुछ लड़ाई हो जाती है एंड कंपनी बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था चार्ज को लेके, कहा है काज, वेयर आर द इंस्ट्रूमेंट, ये सिग्नेचर जो मैंने किया है वो फॉर्ज्ड है, सो इट डजंट मैटर। आपने तो फाउंडेशन में पढ़ा होगा कि फॉर्जरी इज इक्वल टू नलिटी, सो इट डजंट मैटर। तो ये दोनों जो डिस्प्यूट हो गए, इसको ठीक करने के लिए क्या होता है कि जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, ROC,
उनके पास हमने तो चार्ज क्रिएट कर दिया, हमने लिखा कि हाँ मैंने एग्रीमेंट किया है चार्ज का, इन्होंने भी किया है, तो हम दोनों को आरओसी के पास जाना पड़ेगा, द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, और उनको बताना पड़ेगा कि भाई हमने चार्ज क्रिएट किया है, ये चार्ज होल्डर है, बैंक जो चार्ज होल्डर हो गई, और हमने चार्ज क्रिएट किया, हमारा एसेट है। तो आप बस एक तरीके से इंटरमीडियरी हैं कि हमने क्रिएट किया है, और आप बाद में कोई डिस्प्यूट होगा तो आप बता दीजिएगा कि हाँ भाई इसने ये कहा था, ये सही बोल रहा है, सो मैटर्स रिजॉल्व हो जाएगा। तो रजिस्टर करना पड़ता है चार्ज को। आपने तो चार्ज बना दिया, एग्रीमेंट लिख दिया। चार्ज क्रिएट करना मतलब होता है एग्रीमेंट लिखना, लेकिन रजिस्टर करना मतलब क्या होता है कि आरओसी को बताना पड़ेगा, यस सर वी मेड एन एग्रीमेंट ऑफ क्रिएशन ऑफ अ चार्ज। So we understand what is registration और what is creation of charge. Okay? अब हम लोग आगे चलते हैं कि रजिस्ट्रेशन, हमको रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा ना चार्ज को लेके कि हाँ हमने चार्ज क्रिएट किया है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि अभी हमने चार्ज क्रिएट किया, बैंक को बोला कि हाँ भाई इस बिल्डिंग के ऊपर चार्ज है हमारा, और अभी जाके आरओसी को बता देंगे, या अभी नहीं तो लाइक 10 साल के बाद बोलेंगे भाई हमने क्रिएट कर ही दिया है, हम तो आपके दोस्त है बैंक वालों, मैं थोड़े कुछ ऐसा करूंगा तो अपन लोग चलेंगे कभी। तो ऐसा नहीं होता है, एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट है। क्या टाइम लिमिट है? वो 2 चीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन, अगर कोई भी चार्ज क्रिएट किया हुआ है कब, किससे पहले, एक 30th ऑफ नवंबर 2018 के नवंबर 30 तक अगर कंपनी ने कोई एसेट पे चार्ज क्रिएट किया है, तब उसका जो स्पेसिफाइड जो टाइम लिमिट है कि कितना दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है वो अलग है। लेकिन अगर उसके बाद किया है, मतलब किसके बाद किया है, 30 नवंबर 2018 के बाद अगर चार्ज क्रिएट किया है, तो उसका टाइम लिमिट जो ड्यूरेशन है कितना के बीच करना है वो अलग है। क्या अलग है वो पता करते हैं हम लोग। फर्स्ट वन कि अगर हमने क्रिएट किया है चार्ज हमने क्रिएट किया कब, 30 नवंबर 2018 से पहले, तो कितना टाइम में हमको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जनरली 30 नवंबर 2018 से पहले अगर आपने जैसे चार्ज क्रिएट किया है तो आपको 30 दिन के अंदर, आज हमने अगर क्रिएट किया है तो अगले 30 दिन के अंदर हमको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगले 30 दिन का अगर हम लोग 30 दिन के अंदर अगर नहीं किया हमने रजिस्टर, तो क्या करना होगा, 270 दिन के बाद, किसके 30 दिन के बाद 270 दिन, या फिर आज अगर चार्ज क्रिएट किया तो आज से 300 दिन के अंदर मुझे चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। क्या देके, एडिशनल फीस, वर्ड याद रखेंगे हम लोग, एडिशनल फीस देके हम वो चार्ज क्रिएट करेंगे। एडिशनल फीस का मतलब पेनाल्टी आप समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो वर्ड होगा, ये जो एग्जैक्ट वर्ड है दैट इज एडिशनल फीस। लेकिन अगर 300 दिन के अंदर भी हमने नहीं किया क्या रजिस्ट्रेशन, तो क्या करना होगा, तब लास्ट है कि 30 नवंबर 2018 के 6 महीने के अंदर, दैट इज हाउ मच, 30th ऑफ अप्रैल 2019, सॉरी 2019, दैट इज 2019, या 2019, 30 अप्रैल 2019 से पहले आपको चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। कब, जब हमारा जो चार्ज है वो हमने क्रिएट किया था 30 नवंबर 2018 के पहले हमने चार्ज क्रिएट किया। मान लेते हैं एग्जांपल पे कि हमने चार्ज क्रिएट किया 1 अप्रैल 2018 को, राइट। तो हमको तो 30 दिन के अंदर चार्ज रजिस्टर कर देना चाहिए था। 30 दिन कितना, तो 1 मई तक हमें चार्ज रजिस्टर कर देना चाहिए था, हमने 30 दिन के अंदर नहीं किया। तो आरओसी ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं किया कोई बात नहीं, अब एडिशनल फीस दे देना मुझे, और 270 दिन, मतलब कि 1 मई से 270 दिन या फिर 1 अप्रैल से 300 दिन के बाद मुझे रजिस्टर कर देना। हमने क्या किया, अरे नहीं भाई वो भी मेरे से नहीं हुआ, वो छूट गया। तब क्या है, तब मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचेगा क्या, कि 30 अप्रैल 2019 तक मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा। क्या देके, एडिशनल फीस देके, तभी जाके कुछ हो सकता है, नहीं तो काफी पेनाल्टी आ जाएगा अपने ऊपर, राइट। कब ये होगा, जब हमने चार्ज क्रिएट किया था 30 नवंबर 2018 से पहले, तो हमें कब तक कर देना चाहिए, कोई हालत में 30 अप्रैल 2019 तक, राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज 30 नवंबर 2018 के पहले, अगर इससे पहले हमने कभी किया 1 अप्रैल को कभी भी रजिस्टर किया 2017, 16, 15 में, तो हमें सबसे लास्ट तक कब तक करना है, 30 अप्रैल 2019 तक मुझे रजिस्टर कर देना चाहिए चार्ज को। अब क्वेश्चन दूसरा है कि अगर 30 नवंबर 2018 के बाद हमने किया है चार्ज क्रिएट, क्या चार्ज क्रिएट किया है, रजिस्ट्रेशन का तो खत्म है, चार्ज ही हमने क्रिएट किया है 2018 के बाद, लाइक 30 नवंबर 2018 के बाद। जैसे कि आप दिसंबर 2018 समझ सकते हैं, या फिर 2020 में हमने 1 अप्रैल 2020 को किया भाई, उस दिन चार्ज क्रिएट किया था।
तो कितना दिन के अंदर हमको रजिस्टर करना चाहिए, तब भी हमें 30 डेज 30 दिन के अंदर मुझे रजिस्टर कर देना है वो चार्ज को, 30 दिन के अंदर। फिर क्वेश्चन आएगा कि भाई मैंने 30 दिन के अंदर तो नहीं रजिस्टर किया, तब क्या किया जाए? तब बोला जाए कि अगले 60 दिन के अंदर, 60 डेज, कब से? जिस दिन मैंने क्रिएट किया ना उसके 60 दिन के अंदर, आज क्रिएट किया तो अगले 30 दिन के अंदर मुझे कर देना चाहिए था, नहीं किया। अब क्या करना है कि आज जब क्रिएट किया, आज से 60 दिन के अंदर मुझे रजिस्टर करना है चार्ज को, क्या देके? एडिशनल फीस देके, राइट। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, जब आपको अब समझ में आया कि मैं एडिशनल फीस पे क्यों ध्यान दे रहा था, क्योंकि एक नया वर्ड हमारे पास आने वाला है। लोगों ने बोला कि भाई मैंने 60 दिन के अंदर भी नहीं रजिस्टर किया, अब क्या करें? तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, अब हम लोग देंगे एड वेलोडम फीस। एडिशनल फीस नहीं देंगे, अब हम लोग क्या देंगे? एड वेलोडम फीस। एड वेलोडम फीस देंगे। कितना दिन के अंदर हम रजिस्टर करना पड़ेगा? वो अगले 60 दिन के अंदर। लेकिन कौन सा अगला 60 दिन? ये नहीं कि अगर आज क्रिएट किया है तो 30 दिन में तो हमने नहीं दिया, और 30 दिन के बाद फिर से 30 दिन चला गया, डेट इज आज के बाद 60 दिन के अंदर हमने रजिस्टर नहीं किया, तो अब जो एड वेलोडम फीस देना है वो कब देना है? जब 60 दिन गुजर चुका है ना ये आपका क्रिएशन ऑफ चार्ट से, उसके 60 दिन तक, मतलब 120 दिन के अंदर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। कौन सर? आज चार्ज क्रिएट किया तो 120 दिन के अंदर मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा एड वेलोडम फीस देके। हमने यही समझ लिया कि एड वेलोडम फीस कब देना है और रजिस्टर कितने दिनों के बीच में करना है। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। कंप्लायंसेस। कंप्लायंसेस का मतलब क्या होता है कि जो लीगल डॉक्यूमेंट्स या लीगल वर्क है, क्या है लीगल वर्क? पहला क्वेश्चन आता है कि एक बात बताओ, हम लोग तो इंडिया में है, ठीक है, अगर मेरा एसेट दूसरे कंट्री में है, मतलब लाइक रशिया में है, रशिया में हमने रॉकेट बना के रखा हुआ है, वहां पे है, कंट्री हमारा कंपनी इंडियन है, या छोड़ो हटाओ यार, दिमागी मत लगाओ, कंपनी इंडियन है या कुछ नहीं, डजंट मैटर। इंडिया में काम कर रहे हो आप लोग कोई चीज से, इंडियन कंपनी हो ना हो, इट डजंट मैटर। आपने जो चार्ज क्रिएट किया है वो या तो रशिया हो, अमेरिका हो या इंडिया हो, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इट डजंट मैटर, यू नीड टू रजिस्टर द चार्ज एज एसेट का। ये जो एसेट है ना, कंपनी कहीं की हो, इट डजंट मैटर, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, हम लोग मतलब ही नहीं लेना है। इसके ऊपर अच्छा क्वेश्चन बनता है, 5 मंथ्स का क्वेश्चन होता है, जनरली देखा गया 2018-19 अटेम्प्ट में आया ये। क्या क्वेश्चन? कि हमारा जो एसेट है, आवर एसेट, कंपनी का एसेट, इट इज इन अदर कंट्री अदर देन इंडिया, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन टेक कि यूएसए में है, हमारा जो एसेट है यूएसए में, और वहां पे हमने किसी बैंक से पैसा लिया है, एसेट भी वही, बिल्डिंग भी वही है, और चार्ज वहीं के बैंक ऑफ अमेरिका से हमने लोन करवाया है। इंडिया में क्यों रजिस्टर करूं मैं? दिस इज अ केस स्टडी, जो क्वेश्चन आती है एग्जाम में। तो इट डजंट मैटर वेयर द एसेट इज लोकेटेड एंड वेयर द एसेट इज चार्ज्ड, इट डजंट मैटर, यू नीड टू रजिस्टर इन इंडिया कोई हालत में। ओके, वी आर क्लियर अबाउट इट। इट डजंट मैटर कि एसेट कहां है, कंपनी अपनी कुछ ध्यान ही नहीं रखना, आपने को सिर्फ एक ही चीज देखना है, क्या? कि एसेट कहां पे, एसेट इंडिया में है या बाहर है, नो प्रॉब्लम, यू नीड टू रजिस्टर, क्लीन एंड क्लियर, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। उसके आगे चलते हैं कि अब पता तो चल गया कि हमको अगर एसेट इंडिया में है, नहीं है, हमें रजिस्टर करना है। कैसे करना है? मुझे आपने तो बता दिया कि आरओसी को आप बता दो कि हाँ रजिस्टर करना है, कैसे बताओगे? कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ते हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? 2 डॉक्यूमेंट्स हैं। पहला जो चार्ज है उसका डिटेल देना पड़ेगा, इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज कहते हैं। डिटेल्स क्या होता है कि ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का एरिया ये है, बिल्डिंग इतने फ्लोर्स की है, ये बिल्डिंग यहाँ पे लोकेटेड है, और ये चार्ज हमने इनसे लिया है, इतना पेमेंट हमने बोरो किया है, ये बैंक है, बैंक यहाँ की है, तो ये टोटल डिटेल्स हो गए, इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज कहते हैं, राइट। और इसका एक कॉपी, एक तो ये डिटेल्स हो गया और इसका एक कॉपी, ये दोनों आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा आरओसी को रजिस्टर करने के लिए चार्ज को। ओके, अब क्वेश्चन आएगा भाई डॉक्यूमेंट कैसे दीजिएगा, मतलब दे दीजिएगा ना, तो आप वेरीफाई कैसे करेंगे कि सही है कि नहीं? वेरीफाई कैसे किया जाता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं? आपको साइन करना पड़ता है ना, तो हमें वहां पे 2 साइन की जरूरत पड़ेगी, एक कंपनी का जिसने चार्ज क्रिएट करवाया है, जिसका बिल्डिंग था, और दूसरा जो चार्ज होल्डर है, जो जैसे कि बैंक के पास ही चार्ज है कि ये बिल्डिंग मेरा है, मतलब जब अगर लोन आप नहीं दीजिएगा तो उसका वो है, तो 2 आदमी का साइन का जरूरत पड़ेगा, किसका? एक कंपनी का और एक बैंकर का,
और 2 डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा। डॉक्यूमेंट एक ही मान लो ना यार, उसको एक कॉपी कहते हैं उसको। एक डॉक्यूमेंट चाहिए किस चीज़ का, कि ये डिटेल्स है चार्ज के और जो भी है उसका कॉपी दे देना है, काम खत्म, हमारा चार्ज रजिस्टर हो गया। और फॉर्म CHG 9 के अंदर देना होता है, इतना आपको दिमाग लगाना नहीं कि कौन सा फॉर्म है क्या है, इट डजंट मैटर, इतना पे काफ़ी है हमारा। अब एक क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया पूछा था कि वेरीफाई कैसे करोगे कोई भी डॉक्यूमेंट को, तो मैंने बोला साइन कर देंगे। कौन साइन करेगा, ये क्वेश्चन आता है। अब कोई भी अगर कोई कंपनी का बिल्डिंग एसेट गया है चार्ज पे, तो क्या अकाउंटेंट साइन कर देगा, प्यून साइन कर देगा? नहीं ना। कौन करेगा? हु इज द कंसर्न पर्सनल। इट डिपेंड करता है कि जो एसेट है, जो एसेट के ऊपर क्रिएट किया गया चार्ज, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि इंडिया में है या इंडिया के बाहर। वो टाइम हम लोग नहीं चेक कर रहे थे, रजिस्टर कर देता है। रजिस्टर करना तो हमको मतलब ही नहीं है, कहीं हो आई विल रजिस्टर, नो प्रॉब्लम, नो क्वेश्चन आस्क्ड। लेकिन जब साइन करना है कि किस आदमी का साइन करना जरूरी है, तब हम लोग चेक करेंगे कि एसेट क्या इंडिया में है या इंडिया के बाहर है। अगर एसेट इंडिया के बाहर है ना, तो अब दिमाग लगाना पड़ता है, तो 3 सिग्नेचर का जरूरत पड़ेगा। किसका जरूरत पड़ेगा? एक कंपनी का कॉमन सील तो आप जानते हैं, जो कंपनी एक परपेचुअल एक तो आर्टिफिशियल एंटिटी है, तो वो साइन कैसे करेगी? तो उनका एक ठप्पा आता है जो कहते हैं कॉमन सील, तो कॉमन सील से उसको स्टैम्प किया जाएगा। दूसरा, डायरेक्टर और CS का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, कंपनी सेक्रेटरी। तो डायरेक्टर और CS जो होंगे वो साइन करेंगे। या फिर अगर कोई और करना चाहता है, जो इंटरेस्टेड पार्टी है वहाँ का, अगर दूसरा कोई अकाउंटेंट है वो अगर इंटरेस्टेड है उस चीज में, उस एसेट में, तो वो भी साइन कर सकता है। ये कब? आउटसाइड इंडिया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि भाई किसी का कोई, अगर हम इंटरेस्टेड है, टाटा का वो बड़ा सा गाड़ी है, बड़ा सा प्लांट एंड मशीनरी है, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, मैं साइन कर दूंगा। ऐसा नहीं है भाई, इंटरेस्टेड पार्टी का मतलब कुछ और होता है। आप सिर्फ इतना दिमाग में रखो इंटरेस्टेड पार्टी, इसके ऊपर अच्छा से क्लास बन जाता है, तो मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा। दूसरा क्वेश्चन कि भाई एसेट हमारा इंडिया ही में है, एसेट आउटसाइड था तब 3 आदमी का जरूरत पड़ा साइन करने का। अगर एसेट इंडिया में ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक डायरेक्टर और एक CS, बस इतना का साइन कराओ एंड यू आर ओके, यू आर गुड टू गो। यहाँ पे आपको कॉमन सील लगाने की जरूरत नहीं है। या फिर कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी अगर चाहेगा तो उनको जरूरत नहीं है कि साइन करो दिस दैट, और ROC मानोगी भी नहीं, बोलेगी जाओ मुझे मतलब नहीं है। और अब आता है दूसरा टॉपिक हमारे पास कि रजिस्ट्रेशन। तो मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, ये बताया क्या आपको? मैंने ये बोला कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। पता है आपको, रजिस्ट्रेशन जो कंपनी है ना सिर्फ वही नहीं करेगी, अगर चाहेगा तो जो बैंक है ना वो भी रजिस्टर कर सकता है। बैंक क्यों करेगा? एसेट कंपनी का है तो कंपनी करे, बैंक क्यों करेगा? होता है कंपनी क्या करेगी कि 30 दिन का मोहलत खत्म हो जाएगा एंड दे विल नॉट रजिस्टर, या फिर जो टाइम लिमिट है वो रजिस्टर ही नहीं कर रही है, उनको पेनाल्टी देने से मतलब नहीं, क्योंकि उनको पता है उनको फ्रॉड करना है कि बैंक को बोल दिया कि 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है मेरा, आप चार्ज पे मुझे 1 करोड़ रुपया दे दो, और वो लेके वो चले जाएंगे, रजिस्टर नहीं कराएंगे, क्योंकि फिर डिस्प्यूट होगा तो सेटलमेंट करने के लिए ROC आ जाएगी, तो रजिस्टर ही नहीं करा रहे। तो ये सबसे बचने के लिए बैंक खुद चली जाएगी ROC के पास, बोले कि देखो सर ये तो रजिस्टर करा नहीं रहे हैं, मुझे करवाना है। तो उनको जो डॉक्यूमेंट्स मैंने जो बोला था अभी जस्ट, जो कंपनीज के टाइम पे, वही कि इंस्ट्रूमेंट जो डिटेल्स है चार्ज का वो बैंक दे देगी, और ROC बोलेगी तो भाई आप क्यों आए हैं, तो आप क्यों आएंगे, तो बैंक बोलेगी मुझे नहीं पता, आप कंपनी से पूछ लो। तो ROC क्या करेगी, 14 दिन का नोटिस देती है, शो कॉज नोटिस, दैट इज SCN 14 दिन का होता है, कि इतना दिन के आपको शो करना है, क्या नोटिस, एक कॉज शो करना है कि हमने रजिस्टर क्यों नहीं किया है, या फिर किया तो कहाँ है, समथिंग लाइक दैट, कि आपको एक नोटिस दिया जाएगा कि शो कॉज, जो कॉज है वो हमको बताओ, ROC को बताओ। तो ROC 14 दिन का टाइम देती है कि इतना दिन के अंदर मुझे आंसर दो कंपनी, तुमने रजिस्टर किया क्यों नहीं, इतना दिन हो गया। तो कंपनी क्या करेगी, या तो कंपनी बोलेगी कि सर सॉरी रजिस्टर करना भूल गया था, सो प्लीज रजिस्टर कर दो, तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन अगर हो सकता है कि बैंक को कुछ मिस्टेक है, या फिर बैंक ही फ्रॉड करना चाह रही हो, वो चार्ज ली नहीं हो और चली गई हो कि ROC के पास कि हाँ ये बिल्डिंग मेरा है, ROC वो तो कंपनी डूब जाएगा ना बेचारा। तो कंपनी क्या बोलेगी कि नहीं सर हमारे साथ ऐसा कुछ डील ही नहीं हुआ है, तब ROC फिर से उसको सेटल करता है। इसीलिए SCN दिया जाता है, 14 दिन का टाइम देता है, ROC देता है कि आप कंपनी मुझे बताओ हुआ क्या है।
गलती हुआ तो हम लोग संभाल लेंगे, गलती नहीं होने देंगे, मतलब फ्रॉड नहीं होने देंगे, राइट। तो चार्ज होल्डर जो है जैसे कि बैंक, वो भी रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। ओके, अब उसके बाद है कि फिर एक क्वेश्चन आता है कि जो टाइमिंग लिमिट है, हमारा जो टाइम लिमिट है कि 30 दिन के अंदर तो हम रजिस्टर नहीं किए, तो सर क्या प्रॉब्लम हो गया, अगले 30 दिन में कर देंगे, उसमें भी नहीं हुआ तो फिर अगले 60 दिन में कर देंगे, एड वैलिडम फीस दे देंगे। तो आरओसी बोलेगी कि भाई मुझे फीस से मतलब नहीं है, मतलब है, लेकिन मुझे ये बताओ किया क्यों नहीं तुमने रजिस्टर, मुझे समझाओ ना, तुमने रजिस्टर क्यों नहीं किया। तो कंपनी को टेंशन होगा, तो कंपनी क्या करती है, एक दो चीज करती है। पहला, वो एक डिक्लेरेशन देती है, किस चीज का, कि सर इतने जो टाइम लिमिट जो हमने लैप्स किए हैं और आपको बताया नहीं इस 30-60 और बाकी के 60 दिनों में, तो इसके बीच में अगर कोई भी इंटरवीनिंग क्रेडिटर हमारा हुआ होगा तो उसका जो राइट है हम उसको परेशान नहीं करेंगे। अब आप लोग बोलेंगे भाई क्या तू बोल रहा है, इंटरवीनिंग क्रेडिटर क्या होता है ये। तो इंटरवीनिंग क्रेडिटर आपको समझाते हैं। देखो क्या हुआ कि हमारा एक कंपनी है, हमारे पास एक बिल्डिंग है, एक ही बिल्डिंग है मेरे पास, छोटी सी कंपनी है, एक बिल्डिंग है मेरे पास, उसका उसका जो वैल्यूएशन है वो 1 करोड़ का है, ठीक है। मैं गया एक बैंक के पास, बैंक ए के पास गया, उनको बोला कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है मेरी, आप मुझे 80 लाख रुपए दे दो। हमने चार्ज क्रिएट कर दिया, क्रिएट तो कर दिया लेकिन रजिस्टर नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं, जो कंपनी है वो फ्रॉड कंपनी है, वो क्या किया, वो दूसरे बैंक के पास गई, बैंक बी के पास, और बोला कि सर हमारी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, हमारा 1 करोड़ का बिल्डिंग है, आप मुझे 80 लाख रुपए दे दो। वो भी दे दिया, क्यों, वो पता करने गया होगा आरओसी में कि क्या इस बिल्डिंग में कोई रजिस्ट्रेशन मतलब कोई चार्ज है, तो उसको आरओसी को तो पता ही नहीं क्योंकि रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ है, राइट। तो यहां से भी 80 लाख आ गया, यहां से भी 80 लाख आ गया, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर मैंने 1.5 करोड़ के आसपास 1 करोड़ 60 लाख रुपए मेरे पास आ गया। तो भाई तो रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हुआ तो सोचो, दोनों बैंक के साथ तो गलती किया ना, मैंने फ्रॉड कर दिया। तो आरओसी इसीलिए ये एक मेजर पॉइंट है कि रजिस्ट्रेशन क्यों किया जाता है, इसीलिए किया जाता है कि कोई भी अगर एसेट के ऊपर आपको पेमेंट देना है, अगर लोन देना है, तो आरओसी के पास जाती है बैंक, आप पूछती है कि क्या इसके पास चार्ज है, रजिस्टर्ड होगा तो अपने पता चल जाएगा, रजिस्टर नहीं होगा तो फिर टेंशन है। तो हमारे केस में तो हमने तो रजिस्टर ही नहीं किया था, 30-30-60 बोला था कि एड वैलिडम फीस दे देंगे, और हमने क्या मतलब हमने तो बोला था कि चलो एड वैलिडम कितना ही होगा, मुश्किल से 1 लाख रुपया होगा, यहाँ तो 1 करोड़ 60 लाख लेके बैठे हुए हैं, उसके बाद छोड़ देंगे, बोल देंगे कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं था। तो इसी के लिए आरओसी बोलती है कि ब्रदर तुम मुझे एड वैलिडम फीस दे के शांत नहीं कर सकते, मुझे बताओ अब कि अगर इसके बीच में कोई डिक्लेरेशन हमको दे दिया, कोई बैंक बी आके अगर मुझे बोला कि 80 लाख का ये भी लेके रखा हुआ है, तब प्रॉब्लम होगा। तो कंपनी क्या करेगी कि नहीं सर, हम आपको एक डिक्लेरेशन लिख के देते हैं साइन करके कि हमने अगर कोई क्रेडिटर को से पेमेंट लिया होगा तो उसके जो राइट्स होंगे, मतलब राइट क्या कि पेमेंट हमसे लेना, वो हम परेशान उसको नहीं करेंगे और टोटल पेमेंट उसको वापस कर देंगे। तो ये एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कंपनी को, कब, जब जो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट है 30-30-60 और उतना टाइम के बीच में अगर हमने रजिस्टर नहीं किया है, तब एड वैलिडम फीस के साथ ये टोटल डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। दूसरा कि ये नहीं है कि सिर्फ डिक्लेरेशन दे दिया कि हाँ क्रेडिटर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इंटरवीनिंग क्रेडिटर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंटरवीनिंग वर्ड का समझ में आया, मतलब बैंक ए पहला क्रेडिटर और बीच में बैंक बी आया तो ये इंटरवीन किया, इंट्रावस्कुलर आप जो वर्ड समझते होंगे, आईवी जो इंजेक्शन आती है क्या करती है, बीच में जाती है। तो बैंक ए पहले था, ये हमारी कंपनी थी, इसके बीच में बैंक बी आई, तो ये इंटरवीनिंग क्रेडिटर है। तो इंटरवीनिंग क्रेडिटर को का जो राइट है उसको हम लोग कभी परेशान नहीं करेंगे, इसका डिक्लेरेशन देना होता है। एक तो डिक्लेरेशन दे दिया, अब मैंने बोला था कि 2 डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, एक डिक्लेरेशन, दूसरा क्या, बैंक आरओसी बोले कि ठीक है, मान लिया कि इंटरवीनिंग क्रेडिटर आएगा तो उसको तो राइट तुम नहीं परेशान करोगे, राइट को परेशान मतलब जो भी उसका, उसको तुम टेंशन नहीं दोगे। लेकिन मुझे ये बताओ किया क्यों नहीं, कर क्या रहे थे इतने दिन से, एड वैलिडम फीस इट इज डिफरेंट, यू गिव द डिक्लेरेशन इट इज डिफरेंट, गिव मी अ सॉलिड रीजन व्हाई द हेल डिड यू नॉट रजिस्टर द चार्ज। और अगर कंपनी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाती है तो वो चार्ज रजिस्टर ही नहीं किया जाएगा, और अगर रजिस्टर भी किया जाएगा तो समथिंग डिफरेंट, पेनाल्टीज या फिर जो लोन लिया हुआ उसको रिटर्न करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। तो ये 2 चीज़ हमने समझ लिया कि अगर टाइम लिमिट के अंदर अगर हमने पेमेंट नहीं दिया है तो ये लाइन आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि ये डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। इसके ऊपर केस स्टडी क्वेश्चन आती है
कि इतने दिन के अंदर नहीं दिया था, 30 दिन के अंदर, तो क्या किया जाए, तो स्टूडेंट्स क्या करते कि बोल देते कि सर 30 दिन के अंदर नहीं दिया है तो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर दे देगा और एडिशनल फीस दे देगा। लेकिन यहीं पे मार्क्स कटता है, क्योंकि लोग ये बात नहीं लिखते कि सर ये भी डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। तो ये दिमाग में जरूर रखिएगा कि अगर ये नहीं कि पेमेंट दे दिया एंड यू आर हैप्पी, नो, यू नीड टू गिव टू थिंग्स, द फर्स्ट वन द डिक्लेरेशन, द सेकंड वन द रीजन, अ सॉलिड रीजन कि why the hell did you not submitted the return or the registration charge, why did you not registered, and the next word कि क्या हुआ सबसे ये अभी का कंक्लूजिंग होगा हमारा, काफ़ी बड़ा वीडियो है, आधा घंटे का हो गया कि हमने क्या किया, चार्ज को रजिस्टर ही नहीं किया, एक कंपनी ने नहीं किया और ना बैंक ने नहीं किया, जो चार्ज होल्डर है उसने भी नहीं किया और हमने तो किया ही नहीं। वी आर हैप्पी। बैंक को भी याद नहीं है कि अच्छा भाई उसने चार्ज क्रिएट करवा के हमने उनको इतना पेमेंट दिया था और रजिस्टर करना है, किया ही नहीं। तो अब क्या होगा, क्या बैंक को वापस पैसा नहीं मिलेगा? मिलेगा भाई, है तो वो क्रेडिटर, तुम्हारे बैलेंस शीट में दिख तो रहा है, लेकिन मिस्टेक क्या है, तो आप बोले कि भाई जब क्रेडिट पेमेंट देना ही पड़ेगा तो क्यों रजिस्ट्रेशन करूं मैं, क्यों उसको पेमेंट दूं, क्यों इतना माथा खराब करूं? इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि अब वो बैंक एक सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं रहा, क्योंकि जो चार्ज तो क्रिएट कर दिया तो सिक्योर हो जाता नहीं भाई, सिर्फ चार्ज क्रिएट करने से नहीं होता है, उसको रजिस्टर भी करना पड़ेगा आरओसी में जाके कि हाँ रजिस्टर चार्ज क्रिएट हुआ है, राइट, रजिस्ट्रेशन तो हुआ नहीं, तो वो सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं है, क्रेडिटर जरूर है लेकिन अब क्या हो गया, वो अनसिक्योर्ड, मतलब कि कोई एक नहीं स्पेसिफिक कि हाँ ये जो बिल्डिंग है इस बैंक के लिए है, ऐसा नहीं होगा। आप लोग अकाउंट्स में एक चैप्टर पढ़ेंगे लिक्विडेशन, उसमें आप समझिएगा कि सिक्योर्ड क्रेडिटर और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का कितना मतलब इंपॉर्टेंस होता है। अभी तो हम लोग दिमाग में फाउंडेशन है कि अच्छा सिक्योर्ड है और बाकी अनसिक्योर्ड है, आप वहां जाके समझिएगा कि एक एक रुपया सिक्योर्ड को ही क्यों मिलेगा और अनसिक्योर्ड को ही क्यों मिलेगा। सो इतना काफ़ी आज के लिए, द टाइम इज 32 मिनट्स, काफ़ी हो गए हैं। और रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का जो बाकी के टॉपिक्स हैं, 2 टॉपिक्स है, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज एंड वन थिंग इज डिफरेंट, उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इतना के लिए थैंक यू, बाय बाय।